इसका उत्पादन जो है ये लगभग 40 किलो से लेकर के 50-60 किलो एक सामान्य पौधे का। लेकिन अगर पौधा अपने पूरे एरिया में फैला हुआ है और 8-10 साल से बड़े उम्र का है तो ये क्विंटल तक भी फल दे सकता है। 1 क्विंटल एक पौधा दे सकता है? दे सकता है। सब पौधे नहीं देते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज कम से कम 50 किलो मान के चलिए। 40 से लेकर के 50 किलो का हम एवरेज मानते हैं जो हमारा बगीचा दे रहा है। जहाँ तक बात है ABC 3 ग्रेड का फल हमारे हिंदुस्तान में होता है। A ग्रेड मीन्स 80 ग्राम से ऊपर का फल, B मीन्स 60 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम का, और C मीन्स 60 ग्राम से छोटे साइज का फल। तो A ग्रेड का फल है 150 रुपये किलो से लेकर के 250 रुपये किलो तक, यूँ कहने चाहिए 15,000 रुपये कुंटल से लेकर के 25,000 रुपये कुंटल तक। और कभी कभी ये 300 रुपये किलो 30,000 रुपया कुंटल भी बिकता है। तो कितना उत्पादन आपका क्विंटल में इस बार हुआ? पिछले साल लगभग 400-450 पौधा हमारा फल दे रहा था इस साल नवंबर-दिसंबर में, तो इस 200 कुंटल से थोड़ा सा बढ़ करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं और आज मैं जा रहा हूं सोमेश्वर घाटी से 100 किलोमीटर दूर सामा डाना गांव में। और ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए एक मास्टर क्लास का काम करेगी जो भी लोग उत्तराखंड में या फिर किसी भी पर्वतीय राज्य में कीवी की खेती करना चाहते हैं, उसका उत्पादन करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सामा डाना जा रहा हूँ और उस गाँव की सबसे खास बात यह है कि उस गाँव में 40 परिवार रहते हैं और 40 में से 38 परिवार जो है कीवी की खेती करते हैं। और उनके रोल मॉडल है भगवान सिंह कोरंगा जी, जो कि पिछले कई सालों से यानी कि 2007-8 से कीवी की खेती कर रहे हैं। पहले उन्होंने शिक्षक का कार्य किया और प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। उसके बाद जो है कृषि का कार्य किया और कृषि के कार्य में भी ऐसा कार्य किया कि पूरे देश में उनका आज डंका बज रहा है। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज की वीडियो आप पूरा देखें। इसमें आपको पता चलेगा कि इस तरह से कीवी को लगाया जाता है, कौन सी मिट्टी चाहिए और कितना पानी चाहिए, कौन सी ज़मीन अच्छी रहती है, कौन सा पौधा अच्छा रहता है, उसके अलावा कब उससे फल लेने चाहिए, कब उसकी जो है कटिंग करनी चाहिए। सब एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में जो है कोरंगा जी बताएंगे। तो फिलहाल अपने गाँव में हूँ, यहाँ से सोमेश्वर से बागेश्वर, बागेश्वर से जो है कपकोट, फिर भराड़ी, सीधे आपको ले चलते हैं उनके गांव की ओर। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल हम गिरिछना से नीचे उतर गए हैं और यहाँ पे थोड़ा रुक गए थे क्योंकि हिमालय दिख रहा था सामने। बहुत ही सुंदर हिमालय है, एकदम विराट हिमालय है। हालांकि मेरा कैमरा उतना विराट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने की। तो यहाँ से 16 किलोमीटर है बागेश्वर, जहाँ पे अभी हम हैं। तो मेरे साथ है सोनू यहाँ सोनू है, गोलू है और गणेशदा है। तो यहाँ से 16 हो गया आपका बागेश्वर, और बागेश्वर से करीब 50 किलोमीटर होगा सामा भराड़ी। ये देखिए बढ़िया हिमालय है। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं मंजिल की ओर। हिटो ओ हिरो लाला नछुटाइदे माया जाला, ओ दैव खेल नबगाइदे आँसु भेला, ओ हिमाल चारा उडाइ लैजा दुःख मेरा। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं कपकोट में और ये देखिए ये है सरयू नदी। तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं हम। तो यहाँ से भी काफ़ी है, करीब 30 किलोमीटर के आसपास होगा सामा गांव जहाँ हमको जाना है। लेकिन नदी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया हरा हरा सा पानी है और ग्लेशियरों से होके आ रहा है पानी। और ये है कपकोट। तो फिलहाल हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। ये देखिए हमारे गोलू भाई, और गोलू भाई को ये बात पसंद आ गई, नमक स्वाद अनुसार अकड़ औकात अनुसार है। गोलू पसंद है ना?
तो जी अभी हम हैं भराड़ी बाज़ार में और यहाँ से निकल गए हैं सामा की ओर और बड़ा आनंद आ रहा है सफ़र में। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा वीडियो देखते हुए। तो थोड़ी देर बाद हम सामा पहुँच जाएंगे और जो कोरंगा जी का गांव है वहाँ पे होंगे। तो फिलहाल तो हम भराड़ी से आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आ गए हैं भराड़ी से बहुत आगे और यहाँ से करीब करीब 15-16 किलोमीटर और है सामा गांव। तो बढ़िया एरिया है और आप देख रहे होंगे कि रोड भी बढ़िया बनी है, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर रोड ख़राब होगी तो हमको यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से रोड है तो फटाफट से हम आ रहे हैं, मतलब कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा आने में। तो फिलहाल भराड़ी से आगे आ गए हैं और थोड़ी देर में हम सामा पहुँचते हैं। तो दिखाते हैं आपको सामा गाँव कैसा है और कैसे हैं वहाँ के किसान। तो जी फ़िलहाल फाइनली पहुंच गए हैं डाना सामा गांव में, जो कि कोरंगा जी का गांव है, भवन सिंह कोरंगा जी का। और गांव में आते ही एहसास हो गया है कि यहाँ के लोग खेती बागवानी कुछ नए तरीके से करते हैं और कुछ एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, प्रगतिशील किसानी यहाँ पे हो रही है। आपको दिखाता हूँ हल्की सी झलक। ये देखिए, जैसे ये खेत अभी तैयार हो रहा है और वो बुबू जी देखो करीब करीब होंगे 60 साल के भी, उससे भी ज़्यादा के होंगे, वो लगे हुए हैं अपने खेत को बनाने के लिए, मतलब खेत को तैयार कर रहे हैं। तो बहुत मन से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पॉली हाउस और ग्रीन हाउस यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, जितने घर नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे पॉली हाउस हैं। और मिट्टी भी काफ़ी अच्छी, हमारी साइड की मिट्टी होती है उससे थोड़ा अलग मिट्टी। जैसे मैं पिछली बार मकड़ों गांव गया था उस तरह की हल्की हल्की मिट्टी है, बलुई सी मिट्टी। और ऊपर एकदम पहाड़ है, एकदम जंगल वाला एरिया है और नीचे को बढ़िया सा रास्ता बना रखा है। तो इसी रास्ते से होते होते हमको जाना है कोरंगा जी के गाँव, मतलब घर। गाँव में तो आ गए। तो अभी ये देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर ट्रॉली जैसी भी दिख गई मेरे को। और ये ट्रॉली जो है सीधे जो इसके जो तार है मोटे मोटे से, वो सामने जंगल में घुसे हुए हैं, वो सामने वाले जंगल में देखिए ये। और ये है इसका चक्का। तो अभी मेरे ख्याल से बंद हो गई है ये, लोगों के आने जाने के लिए या फिर सामान के आने जाने के लिए बनाई गई होगी किसी समय पे। अभी पूछूंगा जो कोरंगा जी है उनसे। तो गणेशदा लोग भी रुकते रुकते जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब रास्ते में देखते देखते जा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जब हम किसी नई जगह आते हैं तो थोड़ा देखते हैं कि कैसा कैसा है यहाँ पे करके। ये देखिए, इसके अलावा मैं बोल रहा था कि यहाँ हर दूसरे खेत में पॉली फार्म है, अपना पॉली हाउस है, वो आपको दिख ही रहा होगा। वैसे मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मतलब अच्छा लग रहा है। अगर उत्तराखंड का हर गांव ऐसे ही हो तो मतलब मज़े ही हो जाए, फिर बाहर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, कम ही पड़ेगी मतलब। ये देखिए, और ये देखिए पुराने पेड़ हैं, किसके, कीवी के। वहाँ पे पानी का भी बना रखा है, एकदम सिंचाई की भी फुल व्यवस्था है। तो अभी सब कुछ आपको दिखाया जाएगा डिटेल में और कोरंगा जी से बात करेंगे, जिसके लिए हम बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं। मज़ा आएगा कुल मिला के। ये देखिए कितना बड़ा बागान है, वो सामने तक फैला हुआ है, वहाँ देखिए। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं भवन सिंह कोरंगा जी के घर में। ये उनका घर है और उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक आपको उनके बागान की दिखा देते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे कीवी की फार्मिंग की हुई है। हालांकि आजकल पेड़ सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये नीचे की तरफ पूरा उनका जो है कीवी के प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ हवा थोड़ा तेज़ है तो थोड़ा आपको मेरी आवाज़ सुनने में शायद दिक्कत हो, लेकिन ये देखिए नीचे पूरा कीवी है और यहाँ से लेके आगे 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 यहाँ तक ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो अभी जब हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो सर बता रहे थे कि लगभग 600-700 उनके पास अभी पौधे हैं, मतलब पेड़ हैं कीवी के। तो कितने हैं आप देख सकते हैं, वो नीचे जहाँ पे आपको नीली नीली जो है एंगल दिख रही हैं स्काई ब्लू कलर की, वहाँ तक उनके जो है खेत हैं और वहाँ तक पूरा इन्होंने बागवानी की हुई है कीवी की। तो अभी इस पर पूरा कटिंग हो चुका है और कैसे कटिंग होती है, कैसे लगता है, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, कितना कमाते हैं, कितना गंवाते हैं, मतलब शुरू में कितनी मेहनत लगती है, वो सब पूछेंगे। सीधे मिलते हैं भवन सिंह जी से और एक एक करके सारे प्रश्नों के जो है जवाब लेते हैं।
तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कोरंगा जी। सर स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक शिक्षक के बाद एक सफल किसान के रूप में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मतलब कैसे शुरुआत हुई और कहाँ तक आप पहुँच गए हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं भवन सिंह कोरंगा, सामा का निवासी, जनपद बागेश्वर। 2008 से मैं कीवी का ये काम कर रहा हूँ। मैं शिक्षक था। 2009 में मैं इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ। बचपन से मेरा शौक बागवानी के प्रति था, लेकिन सेवा काल में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता था। सेवानिवृत्त होने से 1 वर्ष पहले से मैंने ये काम शुरू किया। तो अभी सर आपकी क्या आयु हो गई है? इस समय मेरी 76 वर्ष। अरे 76 वर्ष की आयु में आप इतने ऊर्जावान लग रहे हैं, तो इसका क्या राज है? बस यही प्रकृति ने मुझे स्वस्थ रखा है। तो सर ये बताइए, जब आपने 2008 में ये शुरुआत की थी इसकी कीवी लगाने की, तो कितने पौधों से की थी और क्या क्षेत्र में उस समय कोई कर रहा था ये कार्य? नहीं, उससे पहले केवल 3-4 लोगों के पास 2-2, 3-3 पौधे थे और वो भी सही ढंग से उनकी परवरिश नहीं हो रही थी। और जब हमने शुरू किया तो उससे पहले हमारा चचेरा भाई हिमाचल प्रदेश के एक किसी टूर में गया हुआ था, वहाँ से 4-5 कीवी के पौधे ले आया और हमारे घर पर वो लगे और 2005-06 में उन्होंने फल दिया और वो फल काफ़ी अच्छे लगे। उसी से प्रेरित होकर मैंने सोचा हो सकता है इस क्षेत्र में हमको सफलता मिल सकती है। तो तब जाकर के मैंने 2008 से ये काम शुरू किया और सबसे पहले हमने 100 पौधे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मंगाए थे, जिसमें से 50 पौधे हमने लगाए और 50 पौधे अन्य काश्तकारों को दिए थे। अन्य काश्तकारों में से केवल एक काश्तकार ही सफल हुआ और वो आज भी बहुत अच्छा कीवी का बागान उसके पास है, अच्छा काम कर रहा है। वो श्री हरीश कोरंगा लीटी का निवासी है। अब बाकी फिर अब तो सभी लोग करने लगे हैं। उस समय ज़्यादा लोग नहीं कर पाए थे। तो सर कितना इसमें रिस्क है, क्या क्या सावधानियां लेनी पड़ती हैं जब आप एक पौधारोपण करते हैं? उसके बाद किस तरह से देखभाल करनी पड़ती है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताइए। ऐसा है, इस काम को शुरू करने से पहले इसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। ये तकनीकी किस्म का काम है। अन्य फल पौधों की तरह से इसकी देखभाल न करके एक विशेष तरीका होता है जिसको अपनाते हुए हम सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को भी अपना काम शुरू करने से पहले जान लेनी चाहिए। या तो कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर ले या किसी बागान का निरीक्षण कर ले और अनुभवी जो काश्तकार हैं उनसे संपर्क करके जानकारी ले ले, उसके बाद अपना काम शुरू करें। तो उसकी मुख्य सावधानियाँ क्या है वो बता दीजिए। उसकी सफलता में फिर कोई दिक्कत नहीं रही। मुख्य सावधानी ये है कि हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए और उसको 1 साल तक हम कैसे बढ़ाएंगे, उसमें खाद, पानी, सिंचाई आदि की व्यवस्था किस तरह से करेंगे, ये सीखना जरूरी है। फिर 1 साल के बाद फिर 2 साल तक हम पौधे को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं और फिर तीसरे साल से हम पौधे को कैसे फैलाते हैं और कैसे किस तरह से हम उसमें अधिक से अधिक फल ले सकें। इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो कितना सर गैप होना चाहिए एक पौधे से दूसरे? पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर। तो कितना क्या कैसे ग्रो करेंगे? जैसे इस पौधे के बारे में आप बताइए कि इसको कैसे आप शुरू में काटेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? ये यहाँ पर ये 2 पौधे लग गए हैं किसी कारण से, नहीं तो यहाँ पर एक ही पौधा होना चाहिए था। और जब हम पौधारोपण करते हैं, पौधारोपण करने से पहले हम 6 मीटर की दूरी पे जब निशान लगाते हैं तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाएंगे और कुछ दिन खुला रखेंगे। उसके बाद 2 या 3 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिलाते हुए गड्ढे को भरेंगे और जितने गड्ढे से निकली हुई मिट्टी है सारी के सारी उसी पे रख देंगे, चाहे गड्ढा थोड़ा सा ऊंचाई तक चला जाए। फिर उस मिट्टी को बैठाने का प्रयास करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी की सिंचाई इत्यादि करके, और जनवरी-फरवरी के महीने में हम उस पर पौधारोपण करेंगे। हो सकता है कि पौधा ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा हो, लेकिन धीरे धीरे वो बरसात तक ज़मीन के लेवल पर आ जाएगा। अगर हम ज़मीन के लेवल पर ही समय मिट्टी भरेंगे तो बरसात में वो गहराई पर चला जाएगा, पौधा गड्ढा बन जाएगा जिसमें पानी भर जाएगा और पौधे के सड़ने के चांसेस होते हैं। चाहे छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, कभी भी इसके चारों ओर पानी टिकना नहीं चाहिए।
अच्छा, कीवी के हाँ पौधे के हाँ चारों ओर। बारिश कितनी भी हो रही हो उससे कोई फर्क नमी नहीं से पड़ता। दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी रुकना नहीं हाँ चाहिए। पानी रुकना नहीं चाहिए, और बहुत कीचड़ वाली जगह भी नहीं होनी चाहिए। जिसको हमारे पहाड़ में सिमार कहते हैं। सिमार कहते हैं, सिमार वाली जगह पे ये सवाल नहीं होता। उसके बाद मार्च अप्रैल में जब इसकी नई शाखाएं निकलती हैं, पौधा बढ़ने लगता है, तो केवल एक मुख्य ब्रांच को ही हमें ऊपर को बढ़ाना होता है, बाकी सारी ब्रांचेज उसी समय हमको काट देनी चाहिए, नोच देनी चाहिए। और क्योंकि वो कमज़ोर तने वाला होता है तो उसके बगल में कोई डंडा गाड़ करके उसके सहारे से हमें धीरे धीरे उसको ऊपर बढ़ाना होता है। इसका स्वभाव डंडे के चारों ओर लिपटने का होता है, तो लिपटने बिल्कुल नहीं देना है, खोलते रहे बांधते रहे, खोलते रहे बांधते रहे। जब 6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो लगभग 5.5 फुट, 5.25 फुट की ऊंचाई पर इसको काट देते हैं, ताकि नीचे का तना मोटा और मजबूत हो जाए और वहाँ पर से 2 शाखाएं निकल जाएं। अगर 2 शाखाएं उसी समय निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो नेक्स्ट जनवरी में फिर उसी ऊंचाई पर हम उसको काट देंगे। और उसके बाद काफ़ी नीचे से शाखाएं निकलती हैं, तो 2 ही मेन शाखाएं हमें उसमें से रखनी होती हैं, एक राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को बढ़ाएंगे। और उनको भी उसी तरह से दूसरे साल बढ़ाएंगे जैसे पहले साल हम एक सिंगल ब्रांच को ऊपर ले गए थे। तो इस तरह से जब वो ब्रांचेज दोनों दिशाओं में बढ़ करके लगभग 2.5 मीटर 3 मीटर पर पहुंच जाते हैं, तो 2.5 पौने 3 मीटर पर उसको काट देंगे अगले जाड़ों में। तो तीसरे साल फिर उससे जो ब्रांचेज निकलेंगी वो लेफ्ट और राइट को फैलेंगी और तार में पूरे एरिया को कवर करना शुरू करेंगे, और फूल और फल भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तीसरे साल फल आना शुरू होंगे? हाँ, अगर ग्रोथ ठीक ठाक है। अच्छा। अगर ग्रोथ कम है तो 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, जैसे फल आना शुरू हो गया, सपोज करो किसी के दूसरे साल फल आ गया, तो उसको फल लेने चाहिए या फिर तोड़ देने चाहिए? कम से कम फल लेनी चाहिए। फल तो दूसरे साल आ सकते हैं, काफ़ी में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम फल ले लेंगे तो पौधा फलों को ही अपना भोजन दे पाएगा और शारीरिक वृद्धि, उसकी जो शाखाओं की वृद्धि होती थी वो उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, विकास नहीं हो पाएगा। तो पहले चरण में हमको फल कम लेने की कोशिश करनी चाहिए और पौधे को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो पूरा अपना एरिया कवर कर लेगा तो पर्याप्त मात्रा में फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर, जैसे ये एंगल यहाँ पे लगा है, थोड़ा एंगल के बारे में भी जानकारी दीजिए कि इसमें कितने आप तार हो तो अच्छा है। जैसे आपने ये तार, दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तार बांधी गई है जिसमें पेड़ एक तरह से बेलनुमा पेड़ है, ये पूरी बंधी हुई है। तो कितने तार सर इसमें होने चाहिए और कैसा एंगल होना चाहिए? ये एंगल की ऊंचाई 8 फीट, ऊपर से चौड़ाई सामान्यतः 6-6.5 फीट, 2 मीटर के लगभग। ठीक। और यहाँ पे 2 क्रॉस में सपोर्ट होते हैं, ये 27 इंच से लेकर के 30 इंच तक, 24 इंच भी हो सकते हैं, 2 फुट, 2.25 फुट, 2.5 फुट, ये क्रॉस में एवरेज 27। हाँ, एवरेज 27 इंच, 27-30 कुछ भी हो सकता है। और इसके नीचे ये 8 फीट का जो ये डंडा है खड़ा वाला, ये लगभग 1.5 फीट ज़मीन में गड़ेगा और 6.5 फीट ज़मीन से ऊपर रहेगा। 1.5 फीट जो ज़मीन में जाएगा वो लगभग 1 फीट व्यास का गड्ढा और लगभग 1.5 फीट गहरा गड्ढा बना करके उसमें सीमेंट कंक्रीट के साथ हम इस स्टैंड को खड़ा करेंगे। इस पर 5 छेद होंगे और 5 तार जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। 5 से अधिक तार होने पे काम करने में दिक्कत होती है और कम होने पे वेट सहन करने में दिक्कत आ सकती है। कम से कम 5 तो तार हो और 5 ही अच्छा भी है। हाँ, 5 ही अच्छा भी है। एंगल की मोटाई है, अगर किसी के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है तो 40-40-5 ये भुजाएं 40 mm की होंगी और मोटाई 5 mm की है। अगर पैसा किसी के पास ठीक ठाक है तो ये भुजाएं 40 और मोटाई 6 mm। ठीक ठीक, वो बेहतर है, थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा होता है। ये लगभग 2000-2500 में ये स्टैंड बन जाते हैं, बन करके तैयार हो जाते हैं। ठीक सर। 1.25 में भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइम मार्केट के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से। तो सर, जब एक बार ये पूरा पौधा जैसे आपका तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक पौधा, जो एक पेड़ है परिपक्व पेड़, वो कितना फल देता है और उसका मार्केट रेट कितना होता है प्रति किलो के हिसाब से? इसका उत्पादन, इसकी उम्र और इसकी हम जो सेवा कर रहे हैं या इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा जो प्रयास है उस पर निर्भर करता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में इसको पोषक तत्व दे रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था ठीक है, प्रूनिंग आदि कर रहे हैं, फलों की छटनी भी सही ढंग से हम कर रहे हैं, और परागण में अगर कमी है तो हाथ से परागण कर रहे हैं। हाथ से परागण, अच्छा, इसमें परागण वाली बात आ गई सर। इसमें ये भी बताइए, नर मादा वो सब आप बता दीजिए। जी, परागण पर भी बात करेंगे। तो इसका उत्पादन जो है ये लगभग 40 किलो से लेकर के 50-60 किलो
एक सामान्य पौधे का। लेकिन अगर पौधा अपने पूरे एरिया में फैला हुआ है और 8-10 साल से बड़े उम्र का है तो ये क्विंटल तक भी फल दे सकता है। 1 क्विंटल एक पौधा दे सकता है? दे सकता है। सब पौधे नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज कम से कम 50 किलो मान के चलिए। 40 से लेकर के 50 किलो का हम एवरेज मानते हैं जो हमारा बगीचा दे रहा है। ठीक है सर। और मार्केट की जहाँ तक बात है, A, B, C 3 ग्रेड का फल हमारे हिंदुस्तान में होता है। A ग्रेड मीन्स 80 ग्राम से ऊपर का फल, B मीन्स 60 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम का, और C मीन्स 60 ग्राम से छोटे साइज का फल। तो A ग्रेड का फल है 150 रुपये किलो से लेकर के 250 रुपये किलो तक, यूँ कहना चाहिए 15,000 रुपये कुंटल से लेकर के 25,000 रुपये कुंटल तक। और कभी कभी ये 300 रुपये किलो 30,000 रुपया कुंटल भी बिकता है, लेकिन ये कम ही होता है। और औसत हमें 200 रुपये कुंटल इसको हम मान के चल सकते हैं। और B ग्रेड का फल भी 100 रुपये किलो से लेकर के 200 रुपये किलो तक उसका रेट रहता है, और एवरेज उसका हम 150 रुपया किलो मान के चल सकते हैं। C ग्रेड का 50 रुपये के लगभग। ठीक। तो सर ये बताइए, तो आपके उद्यान में, आपके बगीचे में मैं इतने सारे पेड़ देख रहा हूँ, कितने पेड़ हैं ये यहाँ पे लगभग 500 पेड़ हैं और 100 पेड़ दूसरी जगह। तो कितना उत्पादन आपका क्विंटल में इस बार हुआ? पिछले साल लगभग 400-450 पौधा हमारा फल दे रहा था इस साल नवंबर-दिसंबर में। तो इस 200 कुंटल से थोड़ा सा बढ़ कर हुआ। 200 कुंटल इस बार आपका, मतलब 200 से 225 के आसपास था? हाँ, 205-6 कुंटल या 8-10 कुंटल। अच्छा, 208 कुंटल फल इस बार आपने। तो फल के अलावा आप बाहर तो बेचते ही हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी आपके पास है, तो उसमें जो आप क्या क्या बनाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए? प्रोसेसिंग यूनिट में हम मुख्य रूप से तो जूस बनाते हैं, कीवी का जूस, स्क्वैश और शुगर फ्री स्क्वैश। ये काफ़ी अच्छी मांग है इसकी, और काफ़ी लोग दूर दूर से भी मंगाते हैं, और लोकल मार्केटों में काफ़ी चलता है। और क्योंकि जनपद बागेश्वर कीवी के लिए वैसे भी लोगों की नज़रों में काफ़ी एडवांस है, तो बाहर के ग्राहक जब भी आते हैं तो कीवी के उत्पाद जरूर ले जाते हैं। बिल्कुल सर। तो फिर वो बात रहेगी परागण वाली आप बता दीजिए। हाँ, इसमें 5-6 पौधों के बीच में एक नर होता है, और 8-9 के बीच में भी एक नर पौधा हो सकता है। नर से पराग मादा के पास जाता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में है वो हाथ से परागण किया जाना होता है। विदेशों में तो ये परागण ड्रोन के द्वारा किया जाता है, ड्रोन के द्वारा पूरे बगीचों में पराग डाल दिया जाता है समय समय पर, लेकिन हमारे यहाँ ये टेक्निक अभी नहीं है। तो हम लोग हाथ से परागण करते हैं, नर फूल को तोड़ करके मादा फूल पर टच करते हैं। नर फूल 2-3 दिन तक ही काम करता है, लेकिन मादा पराग लेने के लिए 7-8 दिन का इंतज़ार करती है। तो हमने नर ताज़ा फूल लिया और उसको थोड़ी सी देर धूप में रखने के बाद उसमें मादा फूल के मुंह पर हल्का हल्का रगड़ते हुए टच करते रहते हैं, और ये एक नर 7-8 मादा फूलों पर हम टच करेंगे। अगर फूलों की कमी हुई तो 15-20 फूलों को भी हम टच कर सकते हैं, उससे फल का साइज़ काफ़ी अच्छा होता है। तो क्या इसमें सावधानियाँ करनी होती हैं, और समय क्या चुनना होता है? ये परागण का समय बहुत सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम को बहुत लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय पराग इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा, और बारिश अगर हो रही है तो उसमें भी हमें परागण नहीं करना होगा। तो सर आपका इतना बड़ा बगीचा है, आप बोल रहे हैं कि इसमें 500 पेड़ हैं, तो उसके लिए आपको कितना लेबर कॉस्ट या फिर कितना? काफ़ी लेबर कॉस्ट आती है, और हमारे 10 से लेकर के 20 महिलाएं कम से कम 20-25 दिन तक इस काम को कर रहे हैं परागण। हाँ, तो काफ़ी खर्चा होता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि उस परागण की बदौलत हमारा ज़्यादातर फल A ग्रेड का होता है, हमको अच्छी कीमत मिलती है। तो उस अच्छी कीमत उन महिलाओं की वजह से जो इस काम को करते हैं, तो उन्होंने अपना पैसा, अपना मेहनत का पैसा सारा निकाल दिया, और उसके अलावा हमारे लिए भी अच्छी खासी रकम बचा दी। तो दोनों के लिए ये विन-विन सिचुएशन है। बहुत निश्चित तौर पर, और बहुत अच्छा रोजगार परक है। तो सर जो महिलाएं हैं गांव की हैं, उनके पास भी बगीचे होंगे या फिर छोटी मात्रा में? इस गांव में 40 परिवार हैं। एक तोक है, सामा गांव का एक डाना तोक है, 40 परिवार हैं। 38 परिवारों के लोगों के पास अपने बगीचे हैं, चाहे वो 10 पौधे हों या 200-400 पौधे हों, सबके पास अपने बगीचे हैं, और उन्हें कहीं जा कर के कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं, और उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का वो फल बना रहे हैं, और सबको मुनाफा हो जा रहा है।
तो सर सबका फल हमारा एक साथ बिकता है। एक साल बिकता है। कहाँ आप बेचते हैं इसको? ये बाहर के व्यापारी हमारे पास पिछले सालों से गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, दिल्ली से आए हुए हैं, और कई राजस्थान, जयपुर राजस्थान के व्यापारियों ने, मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने भी हमसे संपर्क किया था, लेकिन आप हाँ हमारे पास माल ज़्यादा नहीं था। तो सर ये बताइए, जैसे आपने 2008 में जब शुरू किया था उस समय बाज़ार की क्या स्थिति थी, और आज वर्तमान में हम बात कर रहे हैं फरवरी 2025 में, तो आज बाज़ार की क्या स्थिति है? 2008 में जिस समय हमने शुरू किया था उस समय हमने 5 किलो कीवी का फल बागेश्वर जिला मुख्यालय के एक दुकान, हमारी कोऑपरेटिव की दुकान है, उसमें भेजा था। तो 5 किलो में से केवल आधा किलो बिका था पहले साल। 4.5 किलो या तो उन बच्चों ने, जिनकी दुकान थी, उन्होंने खाया था या लोगों को चखाया था। लेकिन आज के दिन जैसा मैं बता रहा हूँ, 200 कुंटल का उत्पादन तो हमारा स्वयं का था, और ऐसे ही सैकड़ों कुंटल दूसरे काश्तकारों का है। कहीं भी हम लोगों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। मांग बढ़ते जा रही है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूकता हुई। ये पौष्टिक के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक फल है। आपने कहा कि ये एक विशेष तरह की भौगोलिक स्थिति में होता है, हमारे पहाड़ में होता है, तो इस वजह से भी इसकी थोड़ा मांग है। तो आप क्या देखते हैं इसको, भविष्य में ये और पीक पे जाएगा या फिर ये इसका पीक है? ये समुद्र तल से 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच का जो क्षेत्र है, इसके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन 1000 मीटर से नीचे 900 मीटर तक भी हो सकता है, और 2000 मीटर से ऊपर 2200-2300 मीटर तक भी ये फल हो रहा है। लेकिन 1000 और 2000 मीटर के बीच की फल की गुणवत्ता अपेक्षाकृत ठीक होगी। जहाँ तक इसके स्कोप की बात है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। हिंदुस्तान में आज भी लगभग 70% इम्पोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है। हम मुश्किल से 30% इसका उत्पादन कर रहे हैं, और इसमें भी हिंदुस्तान में जितना उत्पादन हो रहा है उसका 60% केवल अरुणाचल प्रदेश पैदा कर रहा है। अरे वाह! उसके बाद हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, तब हमारा उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में इसका बहुत अभी मतलब चांस है? हाँ, अभी प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन इस समय काफ़ी जागरूकता लोगों में है, और गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो सर आपने कहीं से प्रशिक्षण भी इसके लिए लिया था या फिर आप? जी हाँ, हमने एक तो मैंने सारे जितने बगीचे मुझसे पहले लगे हुए थे, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट कृषि विज्ञान केंद्रों में या कुछ अन्य जगहों पर लगे हुए थे, उन सब का निरीक्षण किया, उन वैज्ञानिकों से संपर्क किया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सोलन में नौनी नामक स्थान पे डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हमने 2 बार प्रशिक्षण पाया था, और 1 बार हमने वैसे ही हिमाचल प्रदेश के काश्तकारों के यहाँ विजिट किया था। तो उन सारे प्रशिक्षण और जो हमारा विजिट हुआ था, उसके अनुभवों के आधार पर फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी हमारे यहाँ से करीब 27 से 28 काश्तकारों का एक दल हिमाचल प्रदेश की भी प्रशिक्षण और वहाँ के बागानों का निरीक्षण करने के लिए किया था, जो आज लौट रहा है 7-8 दिन के बाद। तो सर आपने हिमाचल का भी दौरा किया, हिमाचल का किया, क्या आप अंतर देखते हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में? क्योंकि भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की थोड़ा कमज़ोर है, बल्कि काफ़ी कमज़ोर है। तो क्या इसका मूल कारण आपको नज़र आया? इसका बहुत अंतर है। हिमाचल में जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी युवा साथी हैं, वो बागवानी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके पास ज़मीन भी ज़्यादातर इकट्ठी ज़मीन है, हमारी तरह से बिखरी हुई ज़मीन नहीं है, तो काम करने में उनको सुविधा रहती है। दूसरा, वहाँ की गवर्नमेंट का भी काश्तकारों को बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, वैज्ञानिक भी काश्तकारों को सपोर्ट करते हैं, और काश्तकार भी काफ़ी जागरूक होते हैं। वहाँ पर तो कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो वहाँ की जो टेक्निक है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने के लिए सीधे यूरोपियन कंट्रीज़ को बाई ईयर जाते हैं। अरे वो, और करोड़ों रुपये का उनका टर्नओवर है। ऐसे भी काश्तकार हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की जागरूकता नहीं है। हमारे यहाँ राजनीतिक स्तर पर भले ही इस समय हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इससे पहले कोई इस तरह की विशेष स्कीमें नहीं थी जिससे बागवान प्रेरित होकर के इस काम को आगे बढ़ा सकें। मगर वर्तमान में इस समय गवर्नमेंट ने कीवी मिशन लागू कर रखा है, जिसमें 80% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 20% ही काश्तकारों को पे करना पड़ता है। मगर वो भी उत्तराखंड के केवल 5 जिलों में ही योजना लागू है। कौन कौन से जिलों में? उसमें हमारे यहाँ तो एक चंपावत है, दूसरा बागेश्वर है, और गढ़वाल मंडल में एक पौड़ी है, एक रुद्रप्रयाग है, एक कोई और जनपद पता नहीं कौन सा है। तो शायद 5 ही जिलों में अभी ये स्कीम लागू है। धीरे धीरे सभी जिलों में स्कीम लागू हो जाएगी तो काफ़ी लोग
इस काम को करेंगे और काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। बस इसमें हमको गुणवत्तापूर्ण फल तैयार करना होगा। हमें ए ग्रेड का अधिक से अधिक फल तैयार करना होगा और बी ग्रेड का करना होगा। सी ग्रेड का कम से कम हमारा फल हो। अच्छा। सी ग्रेड का केवल प्रोसेसिंग में काम आता है, उसमें मार्केटिंग में थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। तो सर और कुछ इसके बारे में बारीकियाँ अगर आप बता सकते हैं जो मैं पूछना भूल रहा हूँ तो आप बता सकते हैं अपनी तरफ से। थोड़ा सा इसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखना होता है। सिंचाई भी ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में मार्च से लेकर के जून तक, क्योंकि चौड़ा पत्ती वाला पौधा है, उसी समय फ्लावरिंग होती है, फल बढ़ता है, तो उस समय खेतों में पर्याप्त नमी। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब पानी की जरूर आवश्यकता है। हाँ, तो ये वहीं पर लगाना चाहिए जहाँ पर हम पानी की व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा एक और सवाल मेरे को ध्यान में आ गया, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की समस्या भी है बंदर और लंगूर। तो बंदर और लंगूरों का इसके फलों के प्रति कैसा है, मतलब खाते हैं नहीं खाते, नुकसान करते हैं या नहीं करते? लंगूर तो सामान्यतः कोई नुकसान नहीं करता है। बंदर जब तक कच्चा रहता है फल, उस समय तक ये भी नुकसान नहीं करता है। उसका कारण ये है कि इसका टेस्ट जब कच्चा होता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, कुछ खट्टा होता है, विटामिन सी काफ़ी होता है। और जब ये फल नवंबर दिसंबर में पकने को हो जाता है तो उसमें इसके रोम गिरने लगते हैं। रोमों की वजह से भी बंदर इसको नहीं खाता, एक तो खट्टे की वजह से, दूसरा रोम की वजह से। रोम उसके गले में अटक जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जब रोम गिर जाते हैं और फलों में खटास की बजाय मिठास बढ़ जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी बड़े दानों को छील करके खा लेते हैं या खाली दांत लगा करके फेंक देते हैं, लेकिन ये नुकसान बहुत कम, नहीं के बराबर है। और अगर करते भी हैं तो 10-15 दिन या 1 महीने तक ही उनकी पहरेदारी करनी होगी, बाकी समय कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपके क्षेत्र में बंदरों की क्या स्थिति है? हैं, बंदर हैं, लेकिन लगातार नहीं रहते हैं। जैसे बंदरों के झुंड आए, 2-4 दिन रहे, फिर यहाँ से भगा करके हमने उनको हटा दिया तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सर आप नर्सरी भी इसकी बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। तो आप नर्सरी कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं? आपकी नर्सरी में ही जाते हैं और वहीं से दर्शकों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इस तरह से ये आज पहला भाग खत्म हो गया, लेकिन इस वीडियो का दूसरा भाग कल आएगा और कल आपको पता चलेगा किस तरह से जो है भगवान सिंह कोरंगा जी कीवी की पौध तैयार करते हैं, उनकी नर्सरी दिखाएंगे। उसके अलावा कितने का वो पौधा देते हैं और कहाँ कहाँ तक उपलब्ध करवाते हैं वो सब पता आपको चलेगा। उसके अलावा एक और ख़ास बात कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और वो होगी उनकी प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कैसे वो कीवी के उत्पाद बनाते हैं, चाहे वो स्क्वैश हो गया, चाहे शुगर फ्री स्क्वैश हो गया, या चाहे अचार हो गया, चाहे मुरब्बा हो गया, चाहे कैंडी हो गया, किस तरह से कीवी की वो अलग अलग चीज़ें तैयार करते हैं, वो भी कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने यहाँ तक देख लिया है और यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप वास्तव में कीवी के लिए बहुत जो है एक तरह से उत्साहित भी है और सतर्क भी है। तो बने रहिए, कल के लिए आप इंतज़ार करिए और कल आपको बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।